हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए अपना आगे का चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने अपने लास्ट चैप्टर में बात किया था, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल की। ठीक है, इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि कौन कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट उठा सकती है पॉपुलेशन ग्रोथ रोकने के लिए एंड बर्थ कंट्रोल के। अब आज हम बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नेचुरल मेथड हो गया, बैरियर मेथड हो गया, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो गई, है ना, और जितने भी जो होता है सर्जिकल मेथड हो गए, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जा कर के देख लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं नेचुरल मेथड से। देखिए, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि नेचुरल मेथड क्या होता है। एक मिनट की है, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि नेचुरल मेथड में देखिए हम क्या करते हैं कि इसको हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें मैंने आपको बताया था कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, क्या निकलता है, ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकलता है। जब वो स्पर्म से मिलेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो हम इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करते हैं मैक्सिमम 10th से 17th डे तक। ठीक है, 14th डे पे होता है, कई बार 12th डे पे भी हो जाता है, वो तो डे का इधर उधर हो जाता है, लेकिन 14th डे पे ओव्यूलेशन हमने पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो हम 10th से 17th डे पर जिनको बेबी नहीं चाहिए होता है, अगर वो नेचुरल मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई भी बैरियर मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ भी और, जैसे कि ओरल जो होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उसका भी यूज़ वो अगर नहीं करना चाहते हैं तो वही नेचुरल मेथड यूज़ करते हैं कि 10th से 17th डे पर 17th डे तक क्या करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करते हैं। ठीक है, अगर देखो इसका अपोजिट लेके चला जाए तो अगर जिनको बेबी चाहिए और जिन मतलब अगर वो बहुत जैसे कि अगर वो बेबी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, उनको बेबी नहीं हो पा रहा है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है मदर, तो उनको बताया जाता है कि अगर आप 10th टू 17th डे पे अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो चांसेस होते हैं कि 99.9% चांसेस होते हैं कि मदर जो है वो कंसीव कर जाए। ठीक है, फीमेल जो है वो कंसीव कर जाए। आगे समझ में, अगर इसका अपोजिट लेके चलेंगे कि जिनको बेबी नहीं हो रहा है, उन्होंने सारे मेथड अपना के देख लिए हैं, तो फिर उनको बोला जाता है कि आप एक बार नेचुरल मेथड भी अपना के देखिए। आगे बात समझ, इतना नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे का पढ़ते हैं। अब इसमें देखो ये एक टर्म, नेचुरल मेथड्स में बहुत सारी टर्म होती हैं। एक तो होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस, और एक होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। आगे बात समझ। अब देखो आगे का पढ़ते हैं। पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है। आज गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बोलने में प्रॉब्लम हो रही है गले की वजह से, तो आप थोड़ा मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज़ वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे टू, देखो मैंने बताया ना अभी आपको, 10 से 17वें दिन तक, 10th से 17th डे तक वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना अवॉइड करते हैं। आ गया ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। ओव्यूलेशन होता है 14th डे पर, मैंने आपको बता ही दिया। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशंस आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान 10 से 17वें दिन के दौरान जो होता है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि व्हाट इज़ द फर्टाइल पीरियड, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे पूरी। ठीक है, और अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैसे कि अगर जो मेल और फीमेल है वो बहुत सारे मेथड अपना चुके हैं कंसीव करने के, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें कौन सा मेथड अपनाना चाहिए, कितने से कितने दिन के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि वो कंसीव कर पाए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 10 से 17th डे तक आ गया आपको तब इतना बात समझ में। अब देखो, अब आगे का पढ़ते हैं। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented.
वही वाली बात है जो मैंने समझा दी। अब पहला कौन सा पढ़ा हमने, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। सेकंड हम पढ़ रहे हैं विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। देखो विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है, इज़ अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर, इसमें क्या होता है, देखो मेल पार्टनर जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती करते हैं तो मेल पार्टनर इसमें क्या करता है, अपना जो पेनिस है उसको विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द वेजाइना। कब कर लेता है, जब इजैकुलेशन होने वाला होता है उससे पहले फीमेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। मैंने आपको इंसेमिनेशन पहले भी पढ़ाया था कि इंसेमिनेशन क्या होता है, सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाना थ्रू द फीमेल ऑर्गन। आगे इतना, लेकिन इसके जो चांसेस होते हैं विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस के, वो बहुत ज़्यादा कम, मतलब ये फेलियर मेथड है, ठीक है, ये सक्सेसफुल मेथड नहीं है, फेलियर मेथड है। क्यों फेलियर मेथड है बच्चों, क्योंकि क्या होता है सेक्सुअल एक्टिविटी में पेनिस में जो होता है वो ल्यूब्रिकेशन बनाए रखने के लिए, ये मैं आपको उसमें बता चुकी हूँ पूरा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ल्यूब्रिकेशन बनाने के लिए कुछ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से कुछ सिक्रीशन, कुछ जो है फ्लूइड आता है, कुछ सिक्रीशन आता है, ठीक है। ल्यूब्रिकेशन बनाए रखने के लिए बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कुछ फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, तो उसमें भी कभी कभी कुछ मात्रा में स्पर्म मौजूद होते हैं। इसलिए क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन बनाए रखने के लिए जो फ्लूइड आ रहा है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से उसमें भी कुछ क्या होंगे, स्पर्म मौजूद होंगे, तो उससे भी हो जाता है फर्टिलाइजेशन। तो ये मेथड क्या है, फेलियर मेथड है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है। इतना बात समझ आ गया, इन दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है और विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है। अब बात करते हैं हम लैक्टेशनल एमिनोरिया की, ठीक है। अब हमने ये सारी बात कर ली, एजैकुलेशन ये सब जो है मेथड क्या रहता है, फेल ही रहता है। अब देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है बच्चों, लैक्टेशनल एमिनोरिया सिर्फ उन्हीं मदर के लिए होता है जिनका पहला बेबी हो चुका होता है, ठीक है। कौन कर सकता है, ये सिर्फ मदर ही कर सकती है लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्यों कर सकती है बच्चों, क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले पूरा पढ़ते हैं। देखो पहले मैं थोड़ा समझा देती हूँ। लैक्टेशनल एमिनोरिया में ये होता है कि जो मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसके बाद उसके लिए कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लाइक ऑक्सीटोसिन हो गया, इस टाइप के कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिससे मदर क्या करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। तो ये जो हार्मोन होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं, उसको ओवुलेशन को, प्रोजेस्टेरोन को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, जिससे जो ब्रेस्ट फीडिंग जब करवाती है मदर तो 6 मंथ तक क्या नहीं होता, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो भी मेंसेस नहीं होते, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया सिर्फ 6 मंथ तक ही क्या है, इफ़ेक्टिव है। कौन सा वाला, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, जिसने 6 मंथ तक लगातार बेबी को जो अपने फीड करवा रही हो। अब देखो एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर, नहीं होता है, ओवुलेशन भी नहीं होता और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होती। कब, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्ट्यूशन, जो पार्ट्यूशन जो डिलीवरी के बाद 6 मंथ जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसमें। आगे बात समझ में। अब इसमें क्या, अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्ट्यूशन, डिलीवरी के बाद जो मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है लगातार, ये नहीं कि 2 या 3 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाई उसके बाद जो है उसको नहीं करवाया, उसके बाद फीडिंग नहीं करवाई, तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। जो हार्मोन्स लैक्टेशन पीरियड के दौरान निकलते हैं वो क्या करते हैं, ओवुलेशन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन को सप्रेस कर देते हैं, जिससे ओवुलेशन नहीं हो पाता है। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil। ठीक है, देखो अब क्या लिखा है कि जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती है चाइल्ड को फुली 6 मंथ तक ही होता है बच्चों, ये 6 मंथ तक, ठीक है। चांसेस होते हैं जो कॉन्सेप्शन के, जो कंसीव करने के चांसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट नील होते हैं। आ गया। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months। देखो NCERT में भी लिखा है कि सिर्फ 6 मंथ तक ही
इफ़ेक्टिव रह सकता है। एज नो मेडिसिन्स और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस मैथड, जैसे कि आपने देखा नेचुरल मेथड में ना तो कोई मेडिसिन यूज़ हो रही है और ना ही कोई डिवाइस यूज़ हो रही है, ठीक है। और इसलिए इनके जब कोई डिवाइस और जब कोई मेडिसिन यूज़ ही नहीं हो रही है तो साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल इनके नील हैं और ऑलमोस्ट नील। साइड इफ़ेक्ट होंगे कैसे, जब कोई डिवाइस भी यूज़ नहीं हुई है, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं हुई, तो साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही नहीं। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई। देखो फेलियर के चांसेस तो हाई हैं क्योंकि नेचुरल मेथड है। इसके लिए बहुत, अगर इसकी बात करें पीरियोडिक एब्सटिनेंस की, तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मेंसेस कब हुए थे, उसके बाद 10 to 17 डेज तक बहुत, मतलब कब आ रहे हैं, 10वां दिन कब हो रहा है, 10 से 17वें दिन तक बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ऐसे इसका विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस की इजैकुलेशन से पहले ही पेनिस को फीमेल ऑर्गन से बाहर निकालना होगा, है ना, विड्रॉ करना होगा। ऐसे ही इसमें लैक्टेशनल एमिनोरिया में भी बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब फेलियर के हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। इन बैरियर, अब बैरियर मेथड्स में देखो क्या क्या आते हैं, इनमें आते हैं कॉन्डोम, सिंपल, ठीक है। बैरियर मेथड्स में क्या आते हैं, कॉन्डोम आते हैं। ये क्या करते हैं, कॉन्डोम क्या होता है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म को, फीमेल से स्पर्म जो इजैकुलेट हो रहा है, ठीक है, उसको फीमेल ऑर्गन में जाने से रोकते हैं, क्योंकि जब बीच में एक बैरियर लग जाएगा तो मेल स्पर्म कैसे जाएगा उसके वजाइना में या सर्विक्स तक, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं अब हम। इन बैरियर मेथड्स ओवम जो होते हैं और स्पर्म जो होते हैं आर प्रिवेंटेड फ्रॉम, कैसे प्रिवेंट रुकते हैं ये, फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स की हेल्प से। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। देखो कॉन्डोम्स दोनों के लिए अवेलेबल होती है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, लेकिन मेल वाली जो कॉन्डोम होती है वो वेरी पॉपुलर है, ईजी टू यूज़ है। आ गया बात समझ। अब देखो इसमें क्या लिखा है, कॉन्डोम्स आर बैरियर, ये पूछा जा सकता है कि किससे बने होते हैं, थिन रबर और लेटेक्स की शीट से बने होते हैं। डेट आर यूज टू कवर द पेनिस, मेल में पेनिस को कवर करेंगे और फीमेल में किसको कवर करेंगे, वेजाइना को या सर्विक्स को इन द फीमेल, जस्ट बिफोर क्वाइटस। ये इजी टू यूज़ होते हैं, फ्रेंडली यूज़ होते हैं, ठीक है। इनको कब यूज़ करते हैं, सिर्फ क्वाइटस से पहले। ये रीयूजेबल नहीं होते हैं, एक बार यूज़ करके इनको फेंकना होता है, ठीक है। तो इनको सिर्फ क्वाइटस से पहले ही यूज़ किया जाता है, सो डैट इससे क्या होता है, जो इजैकुलेटेड सीमेन है वो फीमेल के बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाए। देखो एंटर कैसे करेगा, जब बीच में एक शीत लगी है तो अगर ये मेल का स्पर्म है तो ये कैसे एंटर करेगा, ये शीत जो लगी हुई है। आगे इतना बात समझ। अब देखो यहाँ से कहाँ पे थे हम दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन तो प्रिवेंट करेगा, कंसीव नहीं हो पाएगा इससे। अच्छा एक इसमें ये बता रखा है कि निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम। निरोध क्या है, ये निरोध क्या है, पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डोम की, क्यों, मेल कॉन्डोम की, ठीक है। निरोध ये क्या है, सरकारी जो गवर्नमेंट जो स्कीम चलाई जाती हैं वो उसकी गवर्नमेंट की तरफ से ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती है। यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट। अब इसका बच्चों एडिशनल बेनिफिट क्या हो सकता है, देखो जब एक शीट लाइक स्ट्रक्चर लगा है बीच में, कॉन्डोम जब लगा है पेनिस में या फिर फीमेल वेजाइना या सर्विक्स में, तो जो फीमेल का जो भी कुछ होगा फ्लूड होगा और जो फीमेल का फ्लूड होगा और जो मेल का फ्लूड होगा वो भी आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे। इससे क्या होगा, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो भी नहीं हो पाएंगी। तो इसका एडिशनल बेनिफिट क्या है, प्रोटेक्टिंग द यूज़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और एड्स, इन दोनों से भी उसको बचाए रखते हैं ये लोग, ये जो होते हैं बैरियर मेथड्स। बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, रीयूजेबल नहीं होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड कर सकते हैं इनको, कोई डॉक्टर की कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूज़र। अब इसमें दूसरा बैरियर मेथड में एक तो पढ़ लिया। देखो नेचुरल मेथड में 3 मेथड आते हैं बच्चों, नाम याद रखना, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। अब बैरियर मेथड में बात करेंगे तो सबसे पहले कौन से आते हैं, कॉन्डोम्स आते हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चों, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और बोल्ट्स आते हैं। अब इसको देखो, इसको पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। अब इधर देखो, एक मिनट, ये देखो मेल कॉन्डोम है और ये फीमेल कॉन्डोम है। अब इसमें देखो दूसरा मेथड क्या आता है, डायफ्राम का आता है, सर्वाइकल कैप्स का आता है और बोल्ट्स का आता है। इसमें क्या होता है, एक सर्वाइकल कैप है या डायफ्राम है, इसको सर्विक्स में इंसर्ट कर दिया जाता है, क्वाइटस के दौरान इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि वही वाली बात है कि स्पर्म
जो है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाए। और इसके साथ एक स्पर्मिसाइडल क्रीम भी स्पर्मिसाइडल जो है क्रीम वगैरह भी यूज़ की जाते हैं, जिससे स्पर्म को वहीं की वहीं मार देते हैं। अब इसमें पड़ता है ऑल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर डैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अच्छा, कॉन्डोम्स क्या आते हैं, ये दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेल और फीमेल। लेकिन ये वाले जो मेथड हैं, डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया, बॉल्स हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही यूज़ कर सकती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स को कवर करते हैं क्वाइटस के दौरान। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। वही वाली बात है, स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं यूट्रस में या सर्विक्स में जाने से। ये रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। इसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम्स भी यूज़ की जाती हैं, जेलीज यूज़ की जाती हैं, फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, इसके साथ किए जाते हैं। जैसे कि अगर ये कैप है तो इसके ऊपर स्पर्मिसाइडल क्रीम भी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है बच्चों, इज़ यूजली यूज अलॉन्ग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ये क्रीम इसलिए भी लगाई जाती है, इससे स्पर्म को ये मार देते हैं, वहीं की वहीं किल कर देते हैं स्पर्म को। देखो मैं दिखा देती हूँ डायफ्राम्स और सब क्या होते हैं, एक मिनट डायग्राम में। ये देखो बच्चों, ये होता है डायफ्राम, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, सर्विक्स को कवर करता है। अब ये वाला देखो, ये ऐसे ही सर्विक्स, ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है पूरा इसको सर्वाइकल कैप से ऐसे कवर कर दिया जाता है। और यहाँ पे क्या स्पर्मिसाइडल जो है क्रीम भी लगाई जाती है, कुछ भी स्पर्मिसाइडल जेलीज इसमें फिल की जाती है। ये स्पर्म जो आते हैं इनको ही क्या करता है, मार देते हैं। देखो स्पर्मिसाइड इनसाइड डायफ्राम किल स्पर्म, ये जो जेली जो भरा हुआ है इसके अंदर स्पर्म को किल कर देते हैं। ऐसे सर्विक्स में ऐसे कैप लगाई जाती है, ठीक है। आ गया ना बात समझ, अब कैसे होता है पूरा। अब देखो डायफ्राम आ गया, सर्वाइकल कैप आ गया, समझ। और ऑल्सो ये पूरा आ गया एफिशिएंसी। अब देखो इसमें क्या पढ़ा हमने, कॉन्डोम में वो बैरियर मेथड में याद रखना 2 चीज़ें पढ़ी हमने, उसमें 3 चीज़ें पढ़ी थी नेचुरल मेथड में। अब बात आते हैं हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड, ये कहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है इन इंडिया, इज़ द यूज़ ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसमें बच्चों ये नाम याद रखना ही, बहुत बार नीट में भी पूछे जा चुके हैं कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कौन सी होती हैं। एग्जांपल लिपेलूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर टी होता है, कॉपर 7 होता है, मल्टीलोड 375 होता है, हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडीज होता है जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन, LNG-20, ये पूछा जा चुका है LNG-20, ये सब होता है। देखो कॉपर टी का एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखा देती हूँ, मतलब डायग्राम ऐसे होता है। इसको यूट्रस में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है कॉपर टी को। कॉपर टी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉपर की जो होती है वायर लगी होती है, और ये टी शेप का होता है, इसलिए इसको कॉपर की ऐसे वायर लगी होती है, इसलिए इसको कॉपर टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर टी बोलते हैं। कॉपर टी समझ आ गया क्या होता है। देखो इसमें यूट्रस में इसको इंसर्ट करवा दिया जाता है। इसमें कुछ कॉपर आयन होते हैं, वो क्या, अब देखो ये काम कैसे करता है। आप कहेंगे मैम कॉपर टी कैसे काम करता है। देखो यूट्रस में इसको इंसर्ट करवाते हैं, तो जब कोई भी ये फॉरेन पार्टिकल है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में इंसर्ट करवाया जाता है, तो आपने भी देखा होगा जो WBCs होते हैं या न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उनको लगता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो वो फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे बच्चों क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस से इसको तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला। तो जो स्पर्म बॉडी में आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो स्पर्म आता है, वो उसका फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं, स्पर्म को ही खाने लग जाते हैं, उसका फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं। ये मेथड है, इसलिए कॉपर टी को इंसर्ट किया जाता है। 10 ईयर तक इफेक्टिव 10 ईयर्स तक रह सकती है इफेक्टिव, लेकिन 5 ईयर तक तो इफेक्टिव होती ही होती है, ठीक है। अभी देखो इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। Another effective and popular method is the use of intrauterine devices. These devices are inserted by doctors. डॉक्टर्स की मदद से इनको इंसर्ट किया जाता है, खुद से इनको इंसर्ट नहीं कर सकते हैं फीमेल बॉडी में। ये भी फीमेल बॉडी में इंसर्ट किया जा सकता है, मेल बॉडी में नहीं। और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वजाइना के थ्रू यूट्रस में करेंगे। आपने पूरा डायग्राम तो देख ही रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। These devices are ये तो हो गया ना। These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs. एग्जाम्पल लिपेलूप। नॉन मेडिकेटेड बच्चों क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी
मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं हो रही है। कॉपर रिलीजिंग आईओडीज़ होती हैं जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज़ लाइक प्रोजेस्ट्रास्ट और LNG-20। आईओडीज़ इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। देखो मैंने बताया था आईओडीज़ क्या इंक्रीज कर देती हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस बच्चों क्यों, बस इसमें तो इतना लिख के छोड़ दे कि फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देती है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है बच्चों? रीज़न यही है क्योंकि एक फॉरेन पार्टिकल होता है यूट्रस में, अगर इसको एंटर करवाया जाता है, आपने भी देखा होगा अगर कोई भी हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है तो उसके लिए क्या WBCs और न्यूट्रोफिल्स एकदम से आ जाते हैं, उसको फैगोसाइटोसिस करते हैं वो भी सोचते हैं कि ये फॉरेन पार्टिकल है इसलिए वो फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं। तो स्पर्म को इसको तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो स्पर्म का फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं विद इन द यूट्रस। एंड द कॉपर आयंस रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म। और जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं इससे वो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म की वो भी घटा देते हैं। याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉपर टी में कॉपर लगा होता है उसकी आयंस क्या मदद करते हैं, वो क्यों हेल्पफुल होता है? तो वो स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को घटा देते हैं, कम कर देते हैं। अब देखो इसमें हार्मोन रिलीजिंग का पढ़ लेते हैं। द हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। देखो जो हार्मोन रिलीजिंग जो आईओडीज़ होती हैं वो क्या काम करती हैं बच्चों, ये इम्प्लांटेशन को, देखो हार्मोन कुछ रिलीज़ होगा इसमें, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी रिलीज़ होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन भी होता है जो रिलीज़ होता है। वो क्या करती हैं, प्रोजेस्ट्रॉन को लेवल को बढ़ा देंगी। तो आपको वैसे ही पता है जब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है वो क्या होती है, वो शेड आउट करने लग जाती है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इसलिए जो आईओडीज़ हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज़ हैं, वो क्या काम करती हैं, अनसुटेबल बना देती हैं यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। आईओडीज़ आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू। अभी ये किस के लिए हो सकता है, या तो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हूँ या फिर वो चिल्ड्रन में स्पेस रखना चाहती हूँ। ये न्यूली मैरिज कपल्स के लिए नहीं इफ़ेक्टिव तो है लेकिन उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए सही होता है ज़्यादातर, या तो वो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हो एक बेबी के बाद, या फिर स्पेस रखना चाहते हो। इट इज़ वन ऑफ मोस्ट वाइडली एक्सपेक्टेड मैथड्स फॉर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है। ओरल, अब ओरल वाले पे आ जाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं बच्चों, जिसमें पिल्स वगैरह ली जाती हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज़ अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। ये इसमें क्या होता है, ये टैबलेट्स के पिल्स की फॉर्म में होती हैं जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन होते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड। इसमें क्या होता है, कुछ पिल्स ऐसी होते हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंसेस स्टार्ट हुए होते हैं उसके बाद 21 दिन तक लगातार लिया जाता है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रीफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर उसके बाद 7 दिन का गैप किया जाता है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, उसके बाद 21 दिन तक ये पिल्स ली जाती हैं। इट हैज़ टू बी रिपीटेड। सॉरी स्टूडेंट, वो किसी की कॉल आ गई थी, 1 मिनट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे हम? आफ्टर अ गैप ऑफ, मैंने आपको बता दिया कब, 21 दिन मतलब 7 जो मेंसेस स्टार्ट होते हैं उसके 5 डेज़ के बाद, और जब मेंसेस हो रहे होते हैं 7 डेज़ तक नहीं लेते हैं, सिर्फ 21 दिन तक ही लेते हैं, ठीक है। अब चलो कहाँ पे थे हम लोग? आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज अकर्स इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। मैंने बता दिया। देखो क्या होगा, जब मेंसेस होंगे तो उसके कब लेंगे, टेकन टू डेली फॉर 21 डेज़ तक लगातार लेंगे। फिर जब मेंसेस होंगे उन 7 डेज़ में नहीं लेंगे, और मेंसेस होने के फिर 21 डेज़ तक वो रिपीटेड पैटर्न चलता रहेगा। टिल द फीमेल डिज़ायर्स टू प्रिवेंट, जब तक चलता रहेगा जब तक कि उसे कंसीव नहीं करना है फीमेल को। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। ये क्या इनहिबिट करेंगे, मैंने अभी आपको बताया। देखो प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन ये सब लगे हुए हैं तो क्या होगा, नहीं, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, इम्प्लांटेशन नहीं करने देगा, एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन नहीं करने देगा। ये सब जो हार्मोन मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, ये जो लेक्चर है, मैंने मेरे चैनल पे एक लेक्चर पढ़ा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल के नेम से, आप उसको सर्च करिए और उसमें आपको ये सारे हार्मोन समझ में आ जाएंगे, जितने भी आज हम नाम ले रहे हैं। जिसने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन, जिसे नहीं पता या देखी हो तो
रिवीजन के लिए भी आप वो वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन के लिए एस्ट्रोजन कैसे जिम्मेदार, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कैसे जिम्मेदार है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांटेशन ना करवाने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। ये सब चीज़ें आपको उससे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि कौन से हार्मोन आ गए, कैसे हार्मोन आ गए। जिस बच्चे ने चैप्टर 3 पढ़ा होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, उसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन कर देते हैं या इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं, है ना, एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल। और क्या करते हैं, सर्वाइकल जो सर्विक्स होता है उसके सर्विक्स के जहाँ पे सर्वाइकल कैनाल होता है वहाँ पे क्या करते हैं, म्यूकस की लेयर को चढ़ा देते हैं ताकि स्पर्म एंट्री ना कर पाए। जब यहाँ पे एक म्यूकस की लेयर बन जाएगी तो स्पर्म कैसे एंट्री कर पाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ आगे देखो, सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, रिटार्ड कर देते हैं स्पर्म की एंट्री को। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेज़र साइड इफेक्ट। देखो पिल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, इनके कोई भी बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द, और जो फीमेल्स के द्वारा वेल एक्सेप्टेड है। सहेली मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आई है, इसको सिर्फ हफ्ते में एक ही बार लेना होता है। इसके भी बहुत कम साइड इफेक्ट हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। अब देखो, अब यहाँ पे एक और है, ये होता है इम्प्लांट्स होते हैं बच्चों, इसमें हॉर्मोन्स लगे होते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको बॉडी में किसी भी एरिया में, हाथ में या कहीं पे भी इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है और ये धीरे धीरे हार्मोन का सिक्रीशन करता रहता है। अब यहाँ पे एक बात और देखते हैं, प्रोजेस्ट्रोजेंस एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, या तो प्रोजेस्ट्रॉन अकेला या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन के साथ, कैन ऑल्सो बी यूज बाय फीमेल एज इंजेक्शन के थ्रू ले लिया जाता है या इम्प्लांट करा लिया जाता है अंडर द स्किन। तो धीरे धीरे क्या हार्मोन का सिक्रीशन करता रहेगा, जिससे इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा और ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाएगा। अब देखो, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। अब इसमें क्या बताया गया है कि जितने ये जो 70 क्वाइटस के 72 घंटे बाद अगर इन पिल्स को ले लिया जाए तो क्या करेंगी, ये इफ़ेक्टिव होती हैं ये बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और आती है बच्चों, ये मतलब बिना टाइम के क्या कर देती हैं, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बिना टाइम के मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स। अब पिल्स की पूरी कहानी समझ में आ गई। अब देखो सर्जिकल मेथड पे चलते हैं। एक मिनट। सर्जिकल मेथड आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल या फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड। देखो ये क्या होता है, सर्जिकल मेथड में क्या होता है, वैसेक्टॉमी तो होती है मेल में क्योंकि वास डिफरेंस की वजह से वास आ गया। ट्यूबेक्टॉमी फैलोपियन ट्यूब, इसमें क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में कट लगा देते हैं और उनको टाइप कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, ओव्यूलेशन नहीं, इससे जो ओव्यूलेशन यहाँ यूट्रस तक नहीं आ सके। ये भी एक मेथड होता है, ये परमानेंट मेथड होता है। और ये वैसेक्टोमी भी कर सकते हैं। ये वही लोग करते हैं जिनको अब बिल्कुल उन्हें पता है कि अब हमें बेबी हो चुके हैं, अब हमें बेबी आगे नहीं करना है, तो वो इस मेथड को क्या करते हैं, अपनाते हैं। लेकिन अभी कुछ और भी डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को दोबारे अगर इनको टाइप किया गया है उनको खोल के दोबारे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करना सेफ़ नहीं है, ठीक है। आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। जिनके बेबी हो चुके हैं और जिनको पक्का है कि हमें हम नहीं करना है, वो इस मेथड को अपनाते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमिट्स, आपको पता ही क्या करेंगे, गैमिट्स को ब्लॉक कर देंगे ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है, तो इनसे कंसेप्शन नहीं हो पाएगा। इतने समझदार तो अब आप भी हैं कि जब मैंने आपको ये पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था कि ट्यूबेक्टॉमी कैसे वर्क करती है और वैसेक्टॉमी कैसे, जब यहाँ से ये भी पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है कि जैसे यहाँ से वास डिफरेंस को काट देते हैं क्योंकि यहाँ से जो है स्पर्म जाता है वास डिफरेंस तक, फिर यहाँ पे पेनिस की आता है। ये पूरा मैंने आपको समझा रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो अब इसमें लगता नहीं मुझे कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है।
सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल में क्या होगा, जब वास डिफरेंस को काट रहे हैं तो वैसेक्टोमी, और फीमेल में जब फैलोपियन ट्यूब को काट रहे हैं तो ट्यूबेक्टोमी। नाम याद रखना, ट्यूब से फैलोपियन ट्यूब याद रखना, वास से वास डिफरेंस याद रखना। तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी कि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि किस में होता है। इन वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट जो होता है वास डिफरेंस का उसे रिमूव कर देते हैं और टाई अप कर देते हैं थ्रू अ स्मॉल इंसीजन ऑन द स्क्रोटम। वेयर एज इन ट्यूबेक्टोमी में भी ऐसा होता है, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं और टाई अप कर देते हैं, जिससे कि जो है फीमेल गैमीट जो है वो यूट्रस तक नहीं आ पाए, ओवम नहीं आ पाए। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा आपको पता है ये हाईली इफेक्टिव होंगी, बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। रिवर्सिबिलिटी क्यों वेरी पुअर इनकी, क्योंकि दोबारा बहुत मुश्किल हो जाती है कि दोबारा इनको खोल के और फिर इनको जोड़ा जाए या फिर ये प्रॉपर फंक्शन कर पाए, इसलिए रिवर्सिबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा पुअर है। इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कॉन्सुलेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। इस क्या बताया गया है इसमें बच्चों कि जो भी अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव कोई सा भी मेथड अपना रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप मेडिकल प्रोफेशनल से बात कर लें कि आपके लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव सही रहेगा। One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event, conception, pregnancy. One is forced to use this method either to prevent pregnancy, to delay or space pregnancy due to personal reason. ये तो देखो मदर का या फीमेल का पर्सनल रीज़न हो सकता है कि उसे कब प्रेगनेंसी कब कंसीव करना है कब नहीं करना है, तो ये उसके अकॉर्डिंग लिए जा सकते हैं जो भी कॉन्ट्रासेप्शन है। No doubt, the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, their possible ill effects like देखो इनके कुछ ill effects होते हैं, वो सिर्फ शुरुआती होते हैं, बाद में नहीं होते, जैसे कि नोज़िया होना या फिर एब्डोमिनल पेन होना, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग जब देखो आईयूडीज़ लगाई जाती हैं तो कुछ क्रैम्प से ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि मेंसेस के दौरान हाईली ब्लीडिंग इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जब देखो कॉपर टी लगाई गई है तो वो हाईली ब्लीडिंग इसलिए होती है कि जो हमारी बॉडी वो चाहती है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल आ गया उसको ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकाला जाए, इसलिए हाई ब्लीडिंग भी हो सकती है। इरेगुलर मेंसेस आ सकते हैं। इरेगुलर मेंसेस मैंने आपको बता दिया कब आएंगे, जब पिल्स लेंगे। और इवन ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है बहुत बार फीमेल्स में कि जिन्होंने ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली हैं उनमें कई बार ब्रेस्ट कैंसर जैसे भी देखे गए हैं, केसेस देखे गए हैं। तो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, ना ही ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ज़रूरी है और इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये पूरा आज का लेक्चर समझ में आ गया हो। मैंने बहुत जल्दी पूरा ये जो है पूरा कवर किया है, बहुत ज़्यादा जल्दी टाइम में इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, वरना पूरा 1 आवर लगता है। मैंने आपको जल्दी जल्दी समझा दिया है ताकि आपको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। उन बच्चों के साथ 1 आवर लगता है पूरा जिन्होंने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। अब आपने तो रिप्रोडक्शन पढ़ रखा होगा, आई होप कि आपने पढ़ रखा होगा, और अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो मेरे पूरे लेक्चर्स हैं, आप उनको देख सकते हैं जाके। कल हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP की, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा गले में भी प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आई है। कल बात करेंगे अपना MTP की। आज बस यहीं तक ख़त्म करते हैं, इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। और हार्मोन को अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल करके एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और आपको वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी समझ में नहीं आ रहा है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला लेक्चर और फीमेल वाला लेक्चर देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि स्पर्म कहाँ पर बनता है और कैसे वास डिफरेंस तक जाते हैं, क्यों वास डिफरेंस को ही कट किया जाता है और क्यों फैलोपियन ट्यूब को ही कट किया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए बाय बाय, गुड नाइट। ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और घर से बाहर देखिए बिल्कुल मत निकलिए। ओके, चलिए बाय।